तो ये फैसला अगर कोई ऐसा जज लिखता जिसको सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कार्रवाई का सामना ना करना जिसने ना किया किया होता, होता, ठीक। तो ये फैसला भी आपने एक ऐसे जज से लिखवाया जिसको सुप्रीम कोर्ट ने जिसकी जुडिशल पावर्स को विड्रॉ किया, और आज भी जिन जजों ने हलफ उठाया है उसमें एक जज साहब जो हैं वो राना सनाउल्लाह साहब के बारे में क्या कहते रहे, ज़रा सुनाएं। केस साहब के अदालत में ये चालान पड़ा हुआ है। हमारी जितनी एविडेंस है जिसमें रिकवरी ऑफ 15 केजी हेरोइन, जिसमें स्टेटमेंट इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की, रिकवरी के विटनेसेस हैं, 3 विटनेसेस हैं, उनकी स्टेटमेंट्स। इदारे ने अपना लीगली काम किया है, करता रहेगा। ये ऑफेंस अगेंस्ट पब्लिक है, सोसाइटी है, इसमें आप लोगों ने भी साथ देना है। ये 1 किलो हेरोइन 1000 बंदे को मारने के लिए काफी होती है, आप जहन में रखिएगा। ये बहुत सीरियस ऑफेंस है। अब जी ये जज बन गए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ये साहब, मेरी इनसे कोई ज़ाती लड़ाई नहीं है, लेकिन मैंने जब इनका क्लिप सुना तो मैं सोचने लगा कि ये शख्स जज बन के जो फैसले लिखेगा, क्या मैं उस पर कभी यकीन करूँगा? आप यकीन करेंगे? देखिए, अल्टीमेटली उस केस की फेट क्या हुई, और जुडिशल प्रोसेस के तहत आपने ये जज नासिर जावेद राना साहब की भी बात की। ड्यूरिंग सर्विस सेंश्योर होना, हमारे बहुत से अफसर हैं, पुलिस के अफसर हैं, आईजी तक पहुंचते हैं, कहीं ना कहीं कोई ना किसी इंक्वायरी में कभी ना कभी करियर के अंदर सेंश्योर भी होता है, जुर्माना भी होता है, कोई ना कोई एसीआर भी एक आधी शॉर्ट होती है, मगर प्रोसेसेस मौजूद हैं डिसमिसल के कि जी ये शख्स जुडिशल सर्विस के काबिल नहीं है, इसको नौकरी से बर्खास्त किया जाता है। मैं समझता हूँ कि ये मुख्तलिफ औकात में जब आपकी एक प्रोसेस के तहत प्रमोट होकर आप एक लेवल तक पहुँच जाते हैं, तो ऑब्वियसली आपके माजी के ट्रैक रिकॉर्ड को देखा जाता है। अल्टीमेटली इस केस का भी, ये जो राना सनाउल्लाह साहब वाला केस है, जिन लोगों ने वो एविडेंस पेश किया कोर्ट में, देखिए ना कोर्ट के सामने वो क्या चीज़ लेके गए, कोर्ट के सामने वो एविडेंस जो, और बरी किस बात पे हुए, वो जो टाइम स्टैम्प थी जिसके अंदर टूल प्लाजा पे उनकी मौजूदगी साबित नहीं थी इतने मिनट की, और वो जो मोमी लिफाफे के अंदर कह रहे थे कि जी हेरोइन बरामद हुई है, वो बरामदगी जाली डाली गई क्या थी। ये सारी बातें इन जज साहब को नहीं पता थी? मेरा ख्याल है बाद में इनको समझ आ गई ना ये, क्योंकि शुरू में, और देखिए उसमें मीडिया ने मेरा बड़ा सवाल बड़ा सिंपल है, जी। इस तरह के मुतनाज़ा लोगों को ही जज क्यों बनाते हैं आप? देखिए, जुडिशल अपॉइंटमेंट्स का इस मुल्क में एक सिस्टम मौजूद है, और ऑब्वियसली अगर तो किसी इस सिस्टम में पार्लियामेंट भी तो है ना? जी पार्लियामेंट है, पार्लियामेंटरियंस भी हैं। तो राना सनाउल्लाह साहब के दिल पे क्या बीत रही होगी जिस बंदे ने मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगाया, उसको हाई कोर्ट का जज बना दिया? इल्ज़ाम तो देखें ना, एएनएफ ने लगाया, और देखें इस केस के अंदर खुदा की कसम खाई, शहरयार अफरीदी साहब ने आज भी पार्लियामेंट में बैठे हुए थे, उस वक्त के डीजी एएनएफ ने, उन्होंने बैठ के उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। एविडेंस तो कोर्ट के सामने ये लोग लाए ना, इवेंचुअली जो बरी भी किया तो अदलिया ने किया ना, अदालत ने एक फैसला दिया कि जी ये एविडेंस नहीं था ठीक, और इवेंचुअली जो इंक्वायरी हुई उसके तहत उनको बाइज्जत बरी किया गया। तो मैं समझता हूँ कि डिस्चार्ज का केस था, उनको मौके पे ही डिस्चार्ज इनको कर देना चाहिए था, बिल्कुल दुरुस्त बात है। मगर जिन लोगों ने केस इनिशिएट किया और जो लोग खुदा की कस्में खाते रहे, कसूर तो उनका है ना कि वो एविडेंस ही कोर्ट के सामने फ्लॉड लेके गए। अच्छा, अता तारड़ साहब, आज सुप्रीम कोर्ट ने एक तफसीली फैसला जारी किया, जो एक पीटीआई के एमएनए थे आदिल बाज़ई साहब, आपका ख्याल था कि जी वो नून लीग के एमएनए हैं और आपने उनके खिलाफ रेफरेंस फाइल किया, इलेक्शन कमीशन ने उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने उनको बहाल कर दिया। लेकिन आज जो तफसीली फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, उसमें वो कह रहे हैं जी कि ये दी डेक्लेरेशंस मेड बाय द पार्टी हेड ऑफ पीएमएल-एन दैट द एपेलेंट हैड डिफेक्टेड फ्रॉम द सेड पॉलिटिकल पार्टी आर नॉट कंफर्म्ड। और आगे चल के, ये तो नवाज शरीफ साहब के बारे में बात होगी, आगे चल के वो कह रहे हैं जी कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनके हवाले से भी कुछ सवालात पैदा होते हैं। आप नहीं समझते कि ये जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, इसकी रोशनी में नवाज शरीफ साहब के लिए काफ़ी मुश्किलात पैदा हो सकती हैं? देखिए, आदिल बाज़ई साहब का एफिडेविट पार्टी के पास आया और उन्होंने जमा कराया, और एक टाइम लिमिट होती है जिसके अंदर आपने असेंबली में हलफ उठाने के बाद विद इन वो 2 दिन आपने किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करना होता है। आदिल बाज़ई साहब असेंबली की वेबसाइट पे असेंबली के नंबर्स के अंदर हमारी तरफ शो होते रहे, और क्योंकि उनका एक एफिडेविट मौजूद था और वो एफिडेविट पार्टी को जमा करा के गए थे, स्पीकर साहब ने पार्टी के रेफरेंस के ऊपर ये बेहतर समझा कि एक रेफरेंस मूव किया जाए। मुझे ये बाज़ई साहब का एक आफ्टर थाट लगता है, उनकी चॉइस है, वो अगर नहीं रहना चाहते मुस्लिम लीग नून में, उनकी मर्जी है। एक आफ्टर थाट लगता है, और आफ्टर थाट के साथ साथ मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने उस वक्त जो एफिडेविट जमा कराया था उसमें लीगल रिक्वायरमेंट शायद उन्होंने पूरी नहीं की, जिसकी वजह से उन्होंने एक रूम रखा अवाम का कि जी मैं अगर वापस स्विच करना चाहूँ और मैं किसी और पार्टी में बैठना चाहूँ तो मैं बैठ सकूँ। तो मेरा ख्याल है हम जब ज्वाइनिंग्स हो रही थी शुरू में, और हमारे पास इदरीस साहब आए कोहिस्तान के इलाके से, केपीके से,
हमारे पास रज़ा हयात हराज साहब आए और बड़े लोग आए जो हमारी पार्टी टिकट पे नहीं लड़े थे, आज़ाद लड़े थे, और उन्होंने एफिडेविट जमा करा के पार्टी ज्वाइन की और पार्टी के साथ खड़े रहे। स्पीकर कौमी असम्बली ने जब ये केस मूव किया तो मैं उस मीटिंग में मौजूद था जिसमें उन्होंने ये रेफरेंस मूव करने का डिसाइड किया और हमारी ही दरख्वास्त पे किया। तो आदिल बाज़ाई साहब की चॉइस है, अब वो चले गए पीटीआई में, 100 बिस्मिल्लाह, ज़रूर बैठें, मगर उनको ये अभाम पैदा ही नहीं करना चाहिए था। वो क्यों एफिडेविट हमें उन्होंने जमा नहीं, कराया? लेकिन वो तो अकॉर्डिंग टू दी डिटेल्ड कोर्ट जजमेंट वो तो शहबाज शरीफ साहब पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि उन्होंने गलत बयानी की है मेरे नहीं, बारे में। मैं ये कह रहा हूँ कि आदिल बाज़ाई साहब ने उस वक्त जो एफिडेविट जमा कराया, उन्होंने जान के एक सुकम छोड़ा कि मैं कल को स्विच करना चाहूँ तो मैं कर सकूँ। शहबाज शरीफ साहब ने इतने लीगल केसेस भुगते हैं और लीगली इनसे मेटिकुलस ज़्यादा सियासतदान मैंने कम देखा है, बिकॉज मैं उनके लीगल केसेस को भी डील करता रहा हूँ, उनको रिप्रेजेंट भी करता रहा हूँ। वो कभी भी डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से, इवन अटेस्टेशन के हवाले से, उनके हल्के के कागज़, अक्सर सियासतदान क्या करते हैं, हल्के में आपने पोलिंग एजेंट खड़े करने होते हैं 300-400, लोग अपने सिग्नेचर्स की स्टैंप लगवा के बनाते हैं कि यार मेरा स्टाफ मेरी स्टैंप लगा देगा, एक एक पोलिंग एजेंट के पेपर को खुद साइन करते हैं, इतने मेटिकुलस हैं। तो ये जिसने एफिडेविट जमा कराया उसने कोई ना कोई सुकम, कोई ना कोई गुंजाइश रखी कि कल को मैं मुकर सकूं। अच्छा, अब आखिर में मुझे ये बता दें कि आज चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने पीटीआई के सेनेटर एजाज चौधरी साहब का प्रोडक्शन ऑर्डर दोबारा जारी कर दिया है, उनको प्रोड्यूस किया जाएगा सेनेट में? देखिए, अगर तो चेयरमैन सेनेट जिनका ये इस्तेहकाक है और जिनकी ये इख्तियार है कि वो उनको पेश करें तो पेश होना चाहिए। हम खुद जब, और मैं देखिए इस पर रिकॉर्ड सीधा रहना चाहिए, जब पंजाब के अंदर प्रोडक्शन ऑर्डर की रूल नहीं था, साद रफ़ीक साहब एमपीए थे, हमदा शहबाज एमपीए थे, ख्वाजा सलमान रफ़ीक एमपी थे। साद रफ़ीक साहब बाद में एमएनए बने, इमरान खान की छोड़ी हुई सीट पे वो इलेक्ट हुए। तो परवेज़ इलाही साहब ने तब प्रोडक्शन ऑर्डर का रूल इंट्रोड्यूस करवाया पंजाब असम्बली में भी, और हमारी भी बतौर अपोजिशन ये तवक्को होती थी कि स्पीकर जो ऑर्डर जारी करे, कई दफ़ा होता था उस पर अमल दरामद नहीं होता था, मगर आइडियली स्पीकर का, चेयरमैन सेनेट का, किसी भी हाउस के सरबराह का जो कस्टोडियन है, उसके जारी किए हुए प्रोडक्शन ऑर्डर के ऊपर अव्वल तो वो जारी ना करे तो और बात है, जारी कर दिया है फिर उस पर अमल दरामद जो है वो यकीनी होना चाहिए और उस पर कोई अभाम नहीं होना चाहिए।